एक शादीशुदा महिला ने अपने पति की लाश के टुकड़े किए, उसकी लाश को अलग अलग जगह पर जलाया ताकि सबूत ना मिले। उसकी उसकी लाश से मिले हुए सारे सबूतों को अलग अलग जगह फेंका ताकि कानून के हाथ उस तक पहुंच ना पाए। लेकिन इस पूरे कत्ल के अंदर महिला का साथ किसी और ने नहीं बल्कि उस महिला के अपने पति ने भी दिया था। मगर अब ये दोनों पति पत्नी पुलिस की गिरफ्त में हैं और पुलिस ने इस मामले का जो खुलासा किया है उसे जानकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। दरअसल 8 मई को फतेहपुर के रहने वाले विजय निषाद अपने घर से गया था ये कहकर कि किसी काम से बाहर जा रहा है, थोड़ी देर में आ जाएगा। मामला बकेवर थाना क्षेत्र का है। पुलिस के मुताबिक टिकरा गांव के रहने वाले विजय निषाद 8 मई को घर से किसी काम से जाने की बात कहकर निकला, लेकिन वो वापस लौटा नहीं। जब देर शाम तक विजय वापस नहीं आया तो परिवार ने हर जगह उसकी तलाश की। रिश्तेदारों से पूछा, दोस्तों से पूछा, परिवार के अलग अलग लोगों से पूछा, गांव के लोगों से पता किया, लेकिन कहीं से भी उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। तब जाकर विजय के परिवार ने 11 तारीख को पुलिस में एक तहरीर दी और लिखित तहरीर में उन्होंने कहा कि उनके जो बेटा था, उन्होंने आशंका जताई कि विजय किसी महिला या अन्य व्यक्ति के संपर्क में था और संभव है कि उसी सिलसिले में उसके साथ कोई अनहोनी घटना हुई है। इसके बाद पुलिस ने विजय की मोबाइल लोकेशन जो थी उसे ट्रेस करने की कोशिश करी, उसकी लास्ट लोकेशन क्या थी, सारी चीज़ों की जो कड़ियाँ थी उन्होंने वो जोड़नी शुरू करी। और इसी तफ्तीश के दौरान पुलिस के हाथ विजय की मोटरसाइकिल लगती है। और जब विजय की मोटरसाइकिल पुलिस के हाथ लगी तो पुलिस ने परिवार को बताया कि ऐसे ऐसे विजय की जो मोबाइल लोकेशन है वो हमें फतेहपुर के आसपास एक गांव है वहाँ पे मिली है और उसी के पास उन्हें बाइक भी मिली है। परिवार को जैसे ही पता चला कि जो साइकिल है वो घाटमपुर क्षेत्र से मिली है, परिवार की एकदम शक की सुई दौड़ी, क्योंकि परिवार ने पुलिस को बताया कि उसी इलाके में एक महिला रहती है किरण देवी नाम की, उससे जो है विजय अक्सर फोन पे बात किया करता था। और पुलिस को जो मोबाइल लोकेशन मिली और मोबाइल की जो कॉल डिटेल उसके फ़ोन की विजय की मिली तो उसमें भी ये बात सामने आई कि विजय अक्सर जो है किरण देवी नाम की एक महिला से काफ़ी देर तक फ़ोन पे बात किया करता था और काफ़ी फ्रिक्वेंटली दोनों की फ़ोन पर बात हुआ करती थी। बस यहीं से पुलिस को शक की सुई जो थी पुलिस की घूमी और पुलिस ने किरण देवी और उसका जो पति है कामता प्रसाद निषाद, इन दोनों को हिरासत में लिया और इनसे पूछताछ शुरू हुई। कामता प्रसाद ने और किरण से जब पूछताछ हुई तो आमतौर पर जैसा होता है हर अपराधी करता है, अपनी बात को घुमाता है, अलग अलग सवालों के जवाब देता है। इन दोनों ने भी वही कोशिश करी, लेकिन फिर जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ करी तो ये दोनों टूट गए और उसके बाद जो इन्होंने कहानी बताई वो वाकई दहला देती है। आपको बता दूं, मामले की जब परतें खुलती चली गई तो पुलिस को इन दोनों ने अपने कत्ल की सारी कहानी बताई और स्वीकार किया कि विजय और किरण देवी के बीच में काफी लंबे वक्त से प्रेम संबंध थे। यही संबंध आगे चलकर हत्या की वजह बना। इस मामले पर एसपी फतेहपुर अभिमन्यु मांगलिक के अनुसार लगभग 4 महीने पहले तक कामता प्रसाद जो था, जो कि किरण देवी का हस्बैंड था, वो सूरत में काम करता था और इसी दौरान विजय और किरण देवी के बीच में नजदीकियां बढ़ी, दोस्ती हुई, नजदीकियां बढ़ी और एक दूसरे से प्यार करने लगे। जब कामता प्रसाद वापस आया तो ये दोनों बात नहीं कर पा रहे थे, यानी कि विजय और किरण देवी नहीं मिल पा रहे थे और विजय लगातार दबाव बनाता था कि बात करो, मिलो। और ये बात जब कामता को पता चली कि उसकी पत्नी का किसी तीसरे शख्स के साथ अवैध संबंध है तो इस बात को लेकर इन दोनों के बीच में काफी झगड़ा हुआ था। इसके बावजूद विजय लगातार किरण देवी से संपर्क करने और मिलने की कोशिश करता रहा। यहीं से नाराजगी और बढ़ती गई और फिर एक ऐसी योजना बनी जिसने इस युवक की जान ले ली। दरअसल आपको बता दूं, पुलिस के मुताबिक 8 मई को विजय निषाद किरण देवी के घर पहुंचा था। जांच में सामने आया कि पति पत्नी ने पहले से प्लान कर रखा था कि जैसे ही विजय घर के अंदर पहुंचेगा उस पर हमला करके उसकी हत्या कर देंगे और हुआ भी कुछ ऐसा ही। जैसे ही विजय घर के अंदर दाखिल हुआ तो चौखट से, दरवाजे की जो चौखट होती है उससे उसके सिर पर जो कामता प्रसाद था उसने हमला किया। हमला इतना जोरदार था कि उसकी मौके पर मौत हो जाती है। इसके बाद दोनों ने क्या किया, हत्या के बाद दोनों ने सब सारी चीज़ों को बड़ी आसानी से छुपाने के लिए, लाश को ठिकाने लगाने के लिए रात होने तक का इंतजार किया। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि हत्या के बाद उन्होंने शव को छिपा दिया, रात होने का इंतजार किया ताकि किसी को शक ना हो कि उन्होंने किसी की हत्या कर दी है। इसके बाद उन्होंने रात में शव को बोरे में भरने की कोशिश करी, लेकिन वो जो लाश थी वो बोरे में आ नहीं पा रही थी। इसलिए इन्होंने एक और हैवानियत का तरीका अपनाया। इन्होंने क्या किया, विजय की लाश के टुकड़े किए, उसे आरी ब्लेड से काटा, ग्राइंडर से काटा और जब लाश के छोटे छोटे टुकड़े हो गए
उन टुकड़ों को बोरी में भरा। बोरी में भरने के बाद मोटरसाइकिल पे पति पत्नी बैठे। उसके बाद ये दोनों जंगल में लाश को लेकर पहुंचे और उन्होंने शव के हिस्से को बाद में कानपुर नगर क्षेत्र के जंगल में जलाया। वहां शव को जलाकर सबूत मिटाने की कोशिश की गई। सिर्फ शव ही नहीं बल्कि इन्होंने विजय का पैन कार्ड, उसका मोबाइल फोन, उसके जूते, हर वो चीज जिससे उसकी पहचान ना हो पाए, एटीएम कार्ड, जूते, बाकी जो सामान था उनको भी नष्ट करने या फिर अलग अलग जगह फेंकने की कोशिश की गई ताकि एक जगह कुछ ना मिले, अलग अलग जगह मिले तो कोई भी ये ना पता कर पाए कि ये आखिर सामान है किसका। जांच का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा दोस्तों मैं आपको बताऊंगा। दरअसल इन लोगों को जब पुलिस ने गिरफ्तार किया और इन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया और इनसे जब पुलिस ने सारी पूछताछ में सारी चीजें उगलवा ली, तो पुलिस ने इनसे एक चीज और पता करी कि तुम्हारा मोबाइल फोन गायब। जाहिर सी बात है, पुलिस जब चेक करती है तो मोबाइल फोन की भी जांच करती है। जब इन लोगों के मोबाइल फोन चेक हुए तो आप जानकर हैरान रह जाएंगे, इस वारदात से पहले और इस वारदात के बाद, यानी कि विजय के कत्ल करने से पहले और विजय के कत्ल करने के बाद, ये लोग यूट्यूब पर यह सर्च कर रहे थे कि लाश को ठिकाने कैसे लगाया जाए, सबूत कैसे मिटाया जाए, जेल का हालत क्या होती है, एक महिला बंदी को कितनी सजा मिल सकती है, फांसी कब मिलती है। हर वो चीज इन्होंने पूरी प्लानिंग के तहत समझनी चाहिए कि किस किस तरीके से क्या क्या स्टेप उठाएं ताकि इस पूरे मामले को छुपाया जा सके, और इन केस अगर ये पकड़े भी जाते हैं तो किस तरीके से बचा जा सकता है। और अगर बच भी नहीं पाते और जेल जाने की नौबत आ जाती है तो जेल के हालत क्या है, महिला कैदी को किस तरह रखा जाता है, पुरुष कैदी को किस तरह रखा जाता है, फांसी की सजा कब होती है, ये सारी चीजों के जो नॉलेज थी वो यूट्यूब पर वीडियो देखकर ही ले रहे थे। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर कई इंपॉर्टेंट साक्ष्य बरामद किए हैं। बरामदगी में शव के अवशेष, मोबाइल फोन के अवशेष, जले हुए कपड़े के टुकड़े, आरी, ग्राइंडर ब्लेड और घटना में इस्तेमाल मोटरसाइकिल शामिल है। पुलिस के अनुसार ये सभी साक्ष्य मामले की जांच में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभा रहे हैं। बरामद सामान और अवशेषों को परिजनों को दिखाया गया। पुलिस के मुताबिक रिश्तेदारों ने कपड़े, जूते और बाकी सामान की पहचान कर ली है कि वो विजय की ही हैं। हालांकि कानूनी प्रक्रिया के तहत अंतिम पुष्टि के लिए डीएनए परीक्षण कराया जा रहा है। इस मामले पर एसपी ने बताया कि डीएनए रिपोर्ट आने के बाद आगे की विधिक कार्रवाई और भी मजबूत तरीके से हो पाएगी। पुलिस की इस बारे में क्या कुछ राय, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए इस पूरे मामले का खुलासा किया। बाकायदा उन्होंने बताया किस तरीके से कामता प्रसाद ने और किरण देवी ने हत्या को अंजाम दिया, किस तरह विजय निषाद की हत्या करी। सारी बात उन्होंने खुलकर मीडिया के सामने करी है और उन्होंने बताया है इस पूरे मामले की किस तरह ये लोग कातिल तक पहुंचे। पुलिस क्या कुछ कहा, एक बार आप सुनिए। जी, 8 मई को थाना बकेवर में एक लड़का है विजय निषाद, ये वहाँ से अपने घर से निकलता है और कुछ दिनों तक जब वापस नहीं लौटता तो 11 तारीख को उसके परिजन आके थाने पे सूचना देते हैं और गुमशुदगी दर्ज करवाते हैं। जब गुमशुदगी की जांच हो रही होती है तो इसके घर वालों के द्वारा ये भी आशंका जाहिर की जाती है कि इसके फ़ोन रिकॉर्ड को ज़रूर चेक किया जाए। हो सकता है कि किसी महिला या किसी पुरुष के संपर्क में रहा हो और उसने इसको बुलाकर इसके साथ कुछ अपनी एक घटना कारित कर दी है। इसके फ़ोन रिकॉर्ड बड़ी डिटेल में चेक करे जाते हैं। डिटेल चेक करने के बाद ये बात निकलती है कि हमीरपुर में एक महिला है जिसके साथ इसकी बहुत लंबी लंबी बातें थी और ये इस कंक्लूजन पे आ जाता है कि इस महिला के साथ संबंध रहे हैं। और जो उसके मोबाइल की लोकेशन है वो भी अलग अलग जगह पाई जाती है। मोबाइल की लोकेशन के आधार पे घाटमपुर, कानपुर में इसकी बाइक भी बरामद होती है। ये सब सारे फैक्ट जब इसके घर वालों को बताए जाते हैं तो इसके घर वालों के द्वारा ये थाने पर आके तहरीर दी जाती है, जिसमें इनके द्वारा बताया जाता है कि एक महिला और इसका पति जो हमीरपुर के रहने वाले हैं, इनका नाम कामता और किरण देवी है, इन दोनों के ही बुलाने पर ये वहाँ पर हमीरपुर गया है और इसकी हत्या करके इसकी लाश को कहीं छिपा दिया गया है। मुकदमा पंजीकृत होते ही जैसे ही इसमें विवेचना होती है तो दोनों अभियुक्तों को बुला के कड़ाई से पूछताछ की जाती है। पूछताछ करने के बाद ये सारे तथ्य निकल के आते हैं कि 8 तारीख को ये जब अपने घर से निकला है 8 मई को, तो इनके घर पे पहुंचा है दोपहर पे। जब घर पहुंचने के बाद पहले से ही पति और पत्नी ये प्लानिंग कर चुके थे कि आज इसको बुलाएंगे और इसकी हत्या कर देंगे। हत्या करने के बाद जो इसका पति है वो इसकी बाइक को एक जगह ठिकाने लगाता है और इसकी डेड बॉडी और उसके मोबाइल को एक तीसरी जगह कानपुर में ही जो है जंगल स्थित है वहाँ पर जाकर इसकी बॉडी को वहाँ पर जलाकर एक तरीके से उसको छुपाने की कोशिश करता है बोरे में डालकर। तो ये सारी जब उसके द्वारा घटनाक्रम कबूली जाती है तो परिजनों के साथ, जो इसमें मृतक है उसके परिजनों के साथ
संबंधित घटनास्थलों पर जाया जाता है, जहाँ पे उसकी बॉडी मिलती है वहाँ पर उसकी घटना के जो परिजन हैं उनसे बाकी जो सामान वहाँ पर मिला है उसका जो कपड़े मिले हैं, जूते मिले हैं, उनके आधार पे उनकी शिनाख्त करवाई जाती है। तो उसके परिजन द्वारा माना जाता है कि उन्हीं उसी के बेटे का जो वहाँ पे नरकंकाल है उसी के बेटे का है, और उसमें जो डिटेल्ड जो कंक्लूजन निकलेगा वो उसके डीएनए से प्राप्त हो जाएगा, जिसके लिए डीएनए के लिए उसकी टेस्टिंग के लिए भेज दिया जाएगा। तो इस तरह पूरे घटनाक्रम का अनावरण किया जाता है। मूल रूप से इसमें विवाद यही था कि जो ये महिला थी उसके साथ इसके संबंध प्रेम संबंध रहे हैं, क्योंकि आज से 4 महीने पहले तक इसका जो पति था, जो इसमें मुख्य अभियुक्त काम था, वो सूरत में काम करता था और तभी इन लोगों के संबंध बने। उसके बाद जब ये सूरत से वापस आया तो इस लड़के ने काफ़ी बार प्रयास किया कि लड़की है महिला उससे मिलने आए, लेकिन वो मिलने नहीं आती थी। तो पति पत्नी ने मिलकर डिसाइड किया कि जब भी इसको बुलाया जाएगा और उसकी हत्या करके उसको वहाँ से एलिमिनेट कर दिया जाएगा। हत्या के लिए यूट्यूब वीडियो देखने की बात सामने आ रही है कुछ। इसमें जब हमने इनसे डिटेल इंटरोगेशन करी थी तो डिटेल इंटरोगेशन में इनके मोबाइल चेक हुए थे, तो मोबाइल पहले तो इनके द्वारा एडमिट नहीं किया गया और कन्फेस नहीं किया गया कि इनके द्वारा क्या घटना करी गई है, लेकिन इनके जब मोबाइल चेक हिस्ट्री चेक करी गई तो उसमें दोनों ही पति पत्नी के मोबाइल में कि 302 जब लिखा जाता है तो क्या जेल में किस तरह की स्थिति होती है, अपराधियों के साथ कैसा बर्ताव किया जाता है पुलिस के द्वारा, या फांसी की सज़ा कैसे माफ़ कराई जाती है, या महिला अगर अभियुक्त होती है तो वो उसको फांसी दी जा सकती है नहीं दी जा सकती, इस तरह की यूट्यूब हिस्ट्री चेक करी थी। तो जिससे और हमारा जो विश्वास है वो इस बात पे बना कि इनके द्वारा ये घटना कारित की जा सकती है। तो दोस्तों ये था वो मामला जिसमें एक गर्लफ्रेंड ने अपने बॉयफ्रेंड की हत्या कर दी, और वो गर्लफ्रेंड शादीशुदा थी, उसे पता था मैं मैरिड हूं, और यहाँ तक कि हत्या करने के बाद क्या कुछ हो सकता है, किस तरह हत्या की जाए, सबूत कैसे मिटाएं, बाकायदा पूरी ट्रेनिंग इन्होंने यूट्यूब से ली थी। यूट्यूब से पूरी ट्रेनिंग लेने के बाद इन्होंने पूरी वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल ये लोग इतनी ट्रेनिंग करने के बावजूद भी अब जेल की सलाखों के पीछे हैं और अपने किए हुए गुनाह की सजा काटने की तैयारी कर रहे हैं। इस पूरे मामले पे आपकी जो कुछ राय है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।